स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन, जो क्या था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का तीसरा है हमारा पक्ष है। हम लोग इसके पहले कॉग्निटिव की बात कर चुके, अफेक्टिव की बात कर चुके। उसके पहले हम लोग जाने कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का शैक्षिक उद्देश्यों में क्या आवश्यकता है। तो आज हम लोग साइकोमोटर स्किल की डोमेन की बात करेंगे। साइकोमोटर डोमेन जो है, इसे हिंदी में मनोचालक, मनोशारीरिक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र से भी जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसे बस एक नाम से जाना जाता है, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यानी कि यहाँ पर कहीं न कहीं मन मस्तिष्क के साथ साथ हमारे गामक क्रियाएं, जो हम अपने हाथ पैर के द्वारा करते हैं, अपने विशेष ऑर्गन के द्वारा जो हम क्रियात्मक पक्ष रखते हैं, वही हमारा साइकोमोटर डोमेन होता है। साइकोमोटर डोमेन के लिए स्किल और परफॉर्मेंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। कोई भी क्रिया करने के लिए कौशल का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ वो स्किल होने के साथ साथ उसको परफॉर्म्स करने की क्षमता, कि किस तरह से हम अपने ज्ञान को दिखाएं, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। साइकोमोटर डोमेन कॉग्निटिव और अफेक्टिव को जोड़कर साइकोमोटर, यानी कि पहले हम किसी भी विषय वस्तु का क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान का फिर हम भावात्मक रूप से उसमें रुचि रखते हैं कि आखिर ये है तो कैसे है, क्यों है, तो वो रुचि लेते हैं। उस रुचि को लेने के बाद ज्ञान हो गया, उस रुचि से उस ज्ञान को हम अपने मन मस्तिष्क में बिछा लिए, तो अब उसे अपने जीवन के गतिविधियों में, क्रिया विधियों में या ज्ञान रूप उसे अब मेरे द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो हो जाता है मनोचालक। अब जैसे कि अभी के डेट में बात की जाए तो कोरोना क्या है, तो कोरोना के बारे में पहले हम ज्ञान लिए, जाने कि क्या है ये कौन सा महामारी है। वो ज्ञान को लेने के लिए कि कोरोना क्या है, हाँ ये बहुत बड़ी महामारी है, हम पहले जाने, फिर उसमें रुचि दिखाने लगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जागरूकता के लिए क्या होना चाहिए, तो वो रुचि में हम उस ज्ञान को अर्जन कर लिए। फिर उसे अपने हम गतिविधियों में क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहन रहे हैं, हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में कार्य हो रहा है, हमारे हाथों में कार्य हो रहा है, हम कुछ ना कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन के द्वारा अपने आसपास देख रहे हैं कि कहीं कोई वैसा आशंकित व्यक्ति तो नहीं जो हो सकता है उस संक्रमण का शिकार हो, तो उससे भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो वो साइकोमोटर के अंतर्गत आ गया, यानी कि पहले हम थिंक कर लिए, फील किए, फिर डू किए। डू यानी कि जैसा कि हम 3H की बात हम किए थे, तो 3H में क्या था कि कॉग्निटिव में क्या हो जाता है, 3H हमारा हेड हो जाता है, और अफेक्टिव में क्या हो जाता है, H हमारा हार्ट होता है, कि हम भाव से, रुचि से, मूल्यों को सीखते हैं। तो ये साइकोमोटर में H हमारा हो गया हैंड, यानी कि गामक क्रियाओं को करना। आप लोग मोटर डेवलपमेंट को पढ़े होंगे डेवलपमेंट में, तो उसमें क्या होता है, गामक क्रिया जो हमारे सेंस ऑर्गन और हमारे गतिविधियों के द्वारा, हाथ पैर और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा किया जाता है। अब साइकोमोटर डोमेन को 3 लोगों को ने दिया था, हैरो, डेव, सिम्पसन। ये 3 लोगों का नाम मुख्य रूप से आता है साइकोमोटर डोमेन में, लेकिन सबसे पहले सिम्पसन जो थे, सबसे पहले 1966 में साइकोमोटर डोमेन के बारे में चर्चा किए थे एक बुक में, एक पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम क्या था, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। ये एक पुस्तक का नाम था जो सिम्पसन का 1966 में लिखे थे। अगर हमारा सीटेट वगैरह में केवीएस में प्रश्न आता है कि सबसे पहले साइकोमोटर डोमेन की चर्चा किनके द्वारा की गई थी, तो सिम्पसन के द्वारा। कब किया गया था, तो 1966 में किया गया था, एक पुस्तक के जरिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। अब हम देखते हैं कि सिम्पसन जो थे, कितने उपभागों में इस डोमेन को बांटे, कितने उपभागों में हैरो बांटे और कितने उपभागों में देव बांटे। ये तीनों का अलग अलग उपभाग है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण सभी का अपना अपना सोचना और तरीका है। लेकिन हाँ,
जो भी है ये तीनों उपभाग में एक सिमिलर आप देखिएगा कि ये सरल से कठिन की ओर होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर स्टेप जा रहा है, हमेशा सरल से कठिन की ओर जा रहा है। पहले सरल क्रिया किया जाता है मानव के द्वारा, फिर धीरे धीरे वो सीढ़ी दर सीढ़ी वो ऊपर कठिन की ओर चलता है। सिम्पसन जो थे 1966 में जो दिए थे वो 5 ही उपभागों की बात किए थे, लेकिन 1972 में जब जहाँ है आप लोग ये शिक्षा के क्षेत्र की बात है, तो शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कुछ नया डेवलपमेंट होते रह रहा है स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार। तो इसमें 2 उपभागों की को और जोड़ा गया, यानी कि टोटल 7, यानी कि सिम्पसन के अनुसार 7 उपभागों की चर्चा हुई है जो सरल से कठिन है। तो सरल यानी कि 1 नंबर से हम 7 नंबर तक जो है वो सरल से कठिन है। प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रतिक्रिया, कार्य कौशल, जटिल व्यवहार, अनुकूलन, व्युत्पत्ति। प्रत्यक्षीकरण, जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष यानी कि किसी भी चीज को देखकर समझकर उसी के अनुसार काम करना, मतलब उसी के अनुसार काम करते हुए अनुकूलन करना, तो ये प्रत्यक्षीकरण होता है। तो प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, छात्र को एक शिक्षक के रूप में अगर हम अक्षर ज्ञान करवा रहे हैं तो बता रहे हैं कि देखो बच्चे ये क है, तो वो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखकर अपने सेंस ऑर्गन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो ये जान रहा है, समझ रहा है कि ये क्या है, तो ये क है। अब मनोस्थिति, अब प्रत्यक्षीकरण में वो जान गया कि ये क है, तो कहीं ना कहीं अपने मन मस्तिष्क में उसे वो बिछा रहा है कि ये जो है अक्षर क है, वो विभेदीकरण करना जान जाएगा और वो ये जान जाएगा कि इसे हम क कहते हैं। अब वो क लिखने के लिए निर्देशित प्रतिक्रियाओं का वो करेगा, निर्देशित यानी कि निर्देशन। एक टीचर अगर निर्देशन देते हैं कि इन बिंदुओं को आप जोड़ो, तो एक निर्देश को जानने के बाद इसे वो जोड़ना प्रारंभ करेगा, तो वो निर्देशित प्रतिक्रिया हो गया। कार्य कौशल, अब निर्देशित प्रतिक्रिया से वो अब लिखना प्रारंभ कर दिया, बिंदुओं को जोड़ना प्रारंभ कर दिया, तो अब उसमें अपने स्किल को जोड़ेगा। अब धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो अपने स्किल को जोड़ेगा, तो अब उसे बिंदुओं की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आत्मविश्वास को जगाते हुए वो क लिखना प्रारंभ करेगा। हो सकता है वो क जो है पूरी तरह से सही ना हो, यूं लिखे, लेकिन वो लिखना प्रारंभ करेगा, अपने स्किल को डेवलप करेगा, अपने अनुसार से उसे वो लिखेगा। जटिल व्यवहार, जटिल व्यवहार में क्या करेगा कि वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना प्रारंभ करेगा, वो अपना एक जटिल व्यवहार बनाएगा, यानी कि वो अब जान गया कि बिंदुओं को जोड़ने के बाद किस तरह से लिखना क है, तो वो अपने सुविधा के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित करके वो क को लिखेगा। तो अब उसे बिंदुओं की आवश्यकता नहीं होगी, वो अब हो सकता है कि अगर उसे परिस्थिति लग रहा है कि ऊपर सीरो रेखा पहले ना दे, तो पहले वो अंत में सीरो रेखा दे, तो ये उसका जटिल व्यवहार हो गया। अब अनुकूलन, अनुकूलन अडेप्ट कर रहा है, यानी किसी भी चीज को अपने अंदर लाकर अब उसको पूरी तरह से जान गया है, अब उसके अनुसार वो अपने परिवर्तन करके वो कार्य करेगा। अब परिवर्तन करके कार्य कर रहा है, तो उसमें वो क्या करेगा कि परिवर्तन करके कार्य करने में, कुछ भी क लिखने में, तो वो परिवर्तन करके कार्य कर रहा है। व्युत्पत्ति, अब उत्पन्न करेगा, उत्पन्न कर रहा है, तो उत्पन्न करने में अब वो कुछ नया बनाएगा। तो अब वो जान गया है अभी तक कि क किस तरह से लिखते हैं, तब उसको उत्पन्न करने के लिए हम एक मॉडल के जरिए, एक चार्ट पेपर पे जब बच्चों को बोलेंगे कि आप क का कुछ लिखे, तो क्ले का सहायता लेगा, लकड़ी के गुटकों का सहायता लेगा, रंगों का सहायता लेगा, उन सहायता के साथ वो एक नया निर्माण करेगा। तो ये सिम्पसन के अनुसार था, ये 7 प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रतिक्रिया, कार्य कौशल, जटिल व्यवहार, अनुकूलन और व्युत्पत्ति। प्रत्यक्षीकरण का एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट वगैरह में इससे क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्यक्षीकरण, अब जैसे कि एक शिक्षक के रूप में मैं प्रत्यक्षीकरण रूप से बता रही हूँ कि बच्चों ताली इस तरह से बजाया जाता है, तो मनोस्थिति में अब वो सेट कर रहा है बच्चा कि दोनों हाथों को आपस में टकराने से क्या बजता है, ताली बजता है। अब वो जान गया, तो अब वो निर्देशित प्रतिक्रिया करने के लिए, हो सकता है ताली बजाने को
ताली बजाए। तो एक निर्देशित प्रतिक्रिया जब टीचर देंगे कि दोनों हाथों को सामने रख के आपस में टकराना है, तो वो उस तरह से वो एक प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करेगा। अब उसके बाद एक उसमें वो कार्य कौशल डालेगा कि बहुत बार देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग भी आराम से, तो धीरे धीरे उसका जब नॉलेज हो गया कि हाथों को टकराने से साउंड निकलता है, तो किसी भी तरह से अपना साउंड निकाल सकता है, कार्य कौशल का इस्तेमाल करेगा। फिर उसके बाद जटिल व्यवहार करता क्या है कि जटिल व्यवहार में वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए कुछ नए तरह से भी क्लैपिंग करना वो सीखेगा। 1 2 हर एक तरह का वो व्यवहार करना सीखेगा। फिर उसको अडेप्ट कर लिया, अडेप्ट करने के बाद वो परिस्थिति के अनुसार जहाँ खुशी की बात होगी वहां वो ताली बजाएगा, जहाँ सैडनेस की बात होगी वहां वो ताली नहीं बजाएगा। फिर उसके बाद उसमें एक व्युत्पत्तिकरण करेगा, कुछ नया करने के लिए किसी भी तरह से वो ताली अपने साउंड से निकाल सकता है। कुछ लोग, सबका अपना अपना एक व्युत्पत्ति होगा। अब हम लोग बात करेंगे हैरो के बारे में। हैरो जो थे 1972 में दिए थे और इनका 6 उपभाग था। तो यहाँ देखें कि सिम्पसन और हैरो जो थे 1972, लेकिन सबसे पहले सिम्पसन 1966 में अपने पुस्तक में इसकी चर्चा कर चुके थे साइकोमोटर के बारे में। उनका 7 उपभाग था, इनका 6 उपभाग। कौन कौन सा है? सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, शारीरिक योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन, सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। अब सहज क्रियात्मक अंग संचालन क्या है? सहज क्रियात्मक अंग संचालन जो बच्चों में जन्मजात होता है, वो किसी से सीखता नहीं, वो अपने आप जन्मजात रूप में वो उसके अंदर होता है। यानी कि जैसे कि अपने हाथ पूरे शरीर को हिलाना, रोना, ये सब क्या है? जन्मजात प्रतिक्रिया होती है। वो किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने भूख को मिटाना, ये सारी चीजों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती सीखने के लिए। वो जन्मजात ही हर एक मनुष्य के अंदर होता है और हमेशा जीवन तक, जब तक वो जीवन में है तब तक उसके अंदर रहता है। अब आधारभूत अंग संचालन क्या है? आधारभूत अंग संचालन हो गया कि विभिन्न विषय वस्तुओं का ज्ञान अब वो जानेगा, अब विभेदीकरण करने लगेगा, विभिन्न विषय वस्तुओं के बारे में जानेगा। वो बेसिक है, वो सबको ही जानेगा। जैसे कि बच्चा जन्म लिया, तब उसके बाद वो रेंगना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, फिर वो किसी भी चीज को पकड़ना शुरू करेगा, उछलना प्रारंभ करेगा, कूदना प्रारंभ करेगा। ये बेसिक है, सारे बच्चों में ये प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी बच्चों में इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि कहीं ना कहीं वो चाइल्ड क्या है? एबनॉर्मल चाइल्ड है, तो वो आधारभूत अंग संचालन हो जाता है। अब प्रत्यक्षीकरण योग्यता क्या है? अब वो प्रत्यक्ष रूप से देखने का, जैसा कि अभी सिम्पसन में हम क्या बताएं, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सामने देखकर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज को जानना। तो प्रत्यक्षीकरण में हो गया कि अब वो संतुलन, बैलेंस बनाना सीखेगा, खाना खाना सीखेगा। वो किसी को भी देख रहा है, अपने घर में अभिभावक को देख रहा है खाना खाते हुए, तो खाना खाना सीख रहा है कि हाँ, इस भोजन को प्लेट से उठाना है और अपने मुंह के अंदर डालना है। तो खाना खाना सीखेगा, वो किसी को खिलाना सीखेगा, देखना सीखेगा, किसी भी फूल को स्मेल सूंघना सीखेगा। तो ये सब प्रत्यक्षीकरण देखकर वो सीखता है कि हाँ, फूलों का क्या करना है? खुशबू लेना है। अगर कभी कभी छोटे बच्चों को देखते होंगे कि कोई भी भगवान मंदिर देखे तो वो तुरंत ही अपने सर को नीचे झुका लेता है, क्योंकि वो अपने आसपास इस तरह का वातावरण में वो देख रहा है। तो वो प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं हो गया। अब उसके बाद होता है शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं यानी कि वो अब क्या कर रहा है कि जो उसका अभी तक एबिलिटी है उसमें वो सुधार करेगा, अपनी क्षमताओं को वो बढ़ाते हुए कि हाँ, अब मेरे अंदर मान लीजिए कि नृत्य करने की क्षमता बहुत ही अच्छी है, तो हम नृत्य करने की क्षमता में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को उस तरह का क्षमता देंगे, उस तरह का डेवलपमेंट करेंगे। अब किसी की क्षमता 5 केजी सामान उठाने की है तो 10 केजी नहीं उठा सकता, तो वो शारीरिक योग्यता है कि किसी की शारीरिक योग्यता के अनुसार उसे कार्य देना। उसके बाद हमारा 5वां आता है कौशल युक्त अंग संचालन, यानी कि स्किल को डेवलप करना। तो कौशल युक्त हो गया कि अब वो क्षमता जान गया कि मेरी क्षमता डांस में ज्यादा अच्छा है, नृत्य में ज्यादा अच्छा है, पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, तो अब उसके अनुसार
पाएगा। नृत्य करने की क्षमता है तो वो हर एक विषय वस्तु में नृत्य ही ढूंढेगा, हर एक विषय वस्तु को वो नृत्य के अनुसार ही करेगा। तो ये कौशल युक्त अपने आप अंग का संचालन करेगा। जैसे तांडव नृत्य क्या हो जो है तो वो शिव के क्रोध को दर्शाता है, तो वो स्किल है कि शिव के क्रोध को दर्शाने के लिए उस तरह का नृत्य करने का एक स्किल होना चाहिए जो सभी में नहीं है। फिर इसमें हमारा अंत में आता है सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। अब कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेट करने के लिए हम एक शिक्षक और बच्चों को आसपास आमने सामने होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कम्युनिकेट करने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल ना करके अपने फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कभी क्रोध को दिखाना है, अगर कोई छात्र गलत बोलता है तो अगर किसी को उठाना है, अगर किसी को कोई बहुत ही अच्छा जवाब देता है, तो इस तरह का जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, एक कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों से, वो हमारा सुसंबंध और सांकेतिक है, एक कोडिंग है। उस कोड से बच्चा भी समझ जाता है। तो ये हो गया हैरो के अनुसार। अब देव के अनुसार क्या है, कितने उपभाग है, अब उसकी चर्चा करते हैं। देव के अनुसार तो देव कब दिए थे 1975 में और इनका 5 उपभाग था। 5 उपभाग में पहला है प्रतिरूपता, क्रियान्वयन, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्वाभाविकरण। प्रतिरूपता यानी कि नकल करना किसी भी चीज को, वही हो गया कि जो हमारा शिक्षण का है प्रत्यक्षण करना, वही हो गया प्रतिरूपता की नकल करना कि सामने जैसा देख रहे हैं, आसपास के वातावरण में जिस तरह का देख रहे हैं, हम व्यक्ति को जिस तरह का देख रहे हैं व्यवहार करते हैं, उसी तरह के व्यवहार का हम कर रहे हैं, अपने अंदर अवलोकन करके अनुकूलन कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा प्रतिरूपता, जिसे हम कभी कभी क्या करते हैं, नकल करने के लिए कभी कभी टीचर के या किसी अच्छे एक्टर वगैरह का हम मिमिक्री करते हैं, तो वो क्या है, नकल कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा प्रतिरूपता। अब क्रियान्वयन, क्रियान्वयन क्या हुआ कि हम नकल करके कोई भी विषय वस्तु का ज्ञान तो ले लिए, अब उसमें हम हेर फेर करेंगे, कुछ परिवर्तन करते हुए उस विषय वस्तु का हम ज्ञान अस्थायी रूप से करेंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान से हम नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन अपने परिस्थितियों के अनुसार करना है। परिशुद्धता, परिशुद्धता हो गया हमारा कि अब हम जान गए कि प्रयत्न करने से, बार बार करने से, हम हेर फेर करने से किसी भी क्रिया को सीख रहे हैं, तो अब उसमें परफेक्ट रूप से करने के लिए हम परिशुद्धता लाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम क की बात करते हैं, तो नकल करने में पहले हम टीचर जैसे बोल रही है वैसे लिखेंगे, फिर उसका हम क्रियान्वयन अपना हेर फेर अपने अनुसार से करेंगे, फिर परिशुद्धता लाने के लिए उसको हम परफेक्ट रूप से लिखने का प्रयास करेंगे। अब स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति में हो गया कि लगातार प्रयास करने के बाद हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे रूप में हम क को लिख पा रहे हैं। वो है ना, करत करत अभ्यास ते जन्मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करके हम बहुत ही स्पष्ट रूप से हम करना सीख गए हैं। स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण में क्या हुआ कि अब हम नए नए अपने सुविधा अनुसार उसमें कुछ नए विधियों को हम जोड़ रहे हैं। कुछ नए विधियों को जोड़कर हम क को लिख रहे हैं, तो वो हमारा स्वाभाविकरण हुआ। अब इसका हम एक एग्जाम्पल और यहाँ देना चाहेंगे। अब साइकिल सीखता है बच्चा, तो पहले नकल के रूप में जिस तरह से देखता है कि हाँ दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ना है और फिर पैडल चलाना है, वो उसी तरह से नकल कर साइकिल चलाने की कोशिश करता है। फिर उसमें वो हेर फेर करता क्या है कि पहले वो पैडल पे अपने पाँव को रखेगा, तब हैंडल को पकड़ेगा, कुछ अपने अनुसार उसमें परिवर्तन करेगा, फिर उसमें परिशुद्धता लाएगा, थोड़ा वो गिरेगा, फिर संभलेगा, थोड़ा आगे जाएगा, फिर गिरेगा, वो फिर स्पष्ट अभिव्यक्ति में क्या कर रहा है, वो बहुत अच्छे रूप से चलाने लगा साइकिल। अब उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया, अब वो हो सकता है कि वो सड़क पर भी चलाने लगे, तो वो स्पष्ट अभिव्यक्ति। अब स्वाभाविकरण में क्या होगा कि अगर उसे कभी सामान लाने की आवश्यकता हो जाए, तो हो सकता है कि एक हाथ से वो साइकिल का हैंडल पकड़े और एक हाथ से थैला पकड़कर भी वो चले। जैसा कि आप टीवी वगैरह में भी देखते हैं, स्टंट वगैरह जो करता है, तो वो कहीं ना कहीं
स्वाभाविकरण है कि वो अपने अनुसार उसमें परिवर्तन करके बाइक तो चला रहा है, कार तो चला रहा है, लेकिन कुछ उसमें चेंज कर रहा है, उन नियमों को में परिवर्तन कर रहा है। तो स्टूडेंट इसी के साथ यहाँ हम लोग आज साइकोमोटर डोमेन में जाने, किनका, सिम्पसन का, देव का, हैरो का। सिम्पसन कब दिए, 1966 में सबसे पहले दिए, फिर 1972 में उसको मॉडिफाई किया गया, और कितने उपभाग थे उसमें, 7, और देव का कितना, 5 1975 में, और हैरो का कितना था, 6। अब उसके बाद देखिए कि तीनों का लेकिन क्या है, सरल से कठिन की ओर ही है। पहले इजी होता है स्टेप, फिर उससे धीरे धीरे वो कठिन की ओर जाता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। जो सब्सक्राइबर हमारे जो थे विकास कुमार, उन्हीं का था कि मैम आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बताइए। जहाँ तक मेरे से कोशिश हो पाया, मैं कोशिश की कि जितना अच्छे से हो सके छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को, अभी तक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टोटल 4 सेशन में कंप्लीट कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर रूप से समझ में आया होगा। और भी किसी टॉपिक पे आप लोग को कुछ भी समझना होगा या जानना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर कुछ नया बनाने का कोशिश करूँगी। नया तो एकदम नहीं, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ स्टडी करने के बाद कुछ आप लोगों को आपके लेवल से समझाने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ इसी के साथ आप लोग को आज मेरा चैनल बहुत ही अच्छा लगा होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।